हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो पीडीएफ इसकी जैसे कंप्लीट होती है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इससे पहले काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मैं, बस गिने चुने लेक्चर रहते हैं। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, महंगाई जिसको आप बोल देते हो, किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समावधि में, मतलब एक स्पेशल टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में किसी इकोनॉमिक में अगर गुड्स एंड सर्विसेज के जो सामान्य प्राइस लेवल हैं अगर उसमें हाइक देखने को मिले तो वो आपका इन्फ्लेशन कहलाता है। जनरली अगर मैं कहूँ इसका एक जो बेस ईयर है, जो निश्चित वर्ष या आधार ईयर है, उसमें किसी वस्तु की कीमत में आज उस वस्तु की कीमत में अंतर करने पर, जैसे आज एक वस्तु की जो कीमत है वो आलू पोटैटो है। ठीक है, पोटैटो है। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अभी इस साल में मतलब 2020 में इसकी कीमत आपकी 15 रुपये किलो थी। ठीक है, 15 रुपये आपकी इसकी कीमत थी, राइट। तो इन द अगर मैं इसको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करूं 2019, जो कि मैंने बेस ईयर रखा हुआ है, तो उसमें ये 10 रुपये थी, तो हम कहते देते कि महंगाई बढ़ रही है। तो ये बेसिकली हम जनरली देखते हैं ये चीज। आगे देखिएगा, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से अगर ज्यादा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो देयर इज एन इन्फ्लेशन। पूरा कॉन्सेप्ट वैसे समझाया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास मोबाइल फोन है 2। ठीक है, ये मोबाइल फोन है आपके पास 2 और इसको खरीदने वाले हैं 5 बंदे। अब ये जो शॉपकीपर है इसको पता ही है कि खरीदने वाले 5 हैं और मोबाइल फोन 2 हैं, तो ये 2 मोबाइल फोन तो मेरे बिक ही जाने हैं। अगर सपोज करो ये 10-10 हजार रुपए के हैं ये दोनों मोबाइल, तो इसको पता है कि ये खरीद लेंगे क्योंकि 5 जने खरीदने वाले हैं। तो अगर ये क्या करता है, ये इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इसका 10,000 5K कर देता है, 10.5K इसका प्राइस कर देता है। ठीक है, तो अब जिसके पास पैसा होगा, अब सबको खरीदना है, तो ये क्या करेगा भाई, प्राइस बढ़ा देगा। तो भाई ये कहेगा कि भाई मैं इतने पैसे में खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो भाई ये कहेगा कि भाई मैं ना तेरे को ना 10.6K देता हूँ, तो मेरे को ये दे दे। तो इस तरह से बोली सिस्टम आप कह सकते हो। ठीक है, दोनों ही अपनी तरीके से, कस्टमर भी फायदा उठाता है, शॉपकीपर भी फायदा उठाता है। तो महंगाई आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई कम है। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन। एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है आपका, यदि वस्तु की आपूर्ति के सापेक्ष मांग में अधिकव्य हो। ठीक है, मांग जो आपकी डिमांड में अगर ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो बिक्रीकर्ता आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए ऊंची कीमत की बोली लगाते हैं जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे इसका सबसे, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल कहूं तो बकरीद इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बकरीद के टाइम पे जो गोट्स हैं कितने हाई प्राइस में उसको बिकती हैं, वो कहीं लाखों में। कारण देखिए क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होगी आपकी। ठीक है, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, उसके बाद देखिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी, खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो सप्लाई आपकी क्या होगी, डिमांड आपकी क्या होगी, कम होगी। डिमांड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सप्लाई। लोग ज्यादा होंगे मतलब आपकी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, राइट। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई आपकी क्या होगी, कम होगी। ग्रेटर स्पेंडिंग, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, स्पेशली अतिरिक्त आय ज्यादा है, अवैध आय या फिर वही आय वितरण में आपकी असमानता। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास है ही नहीं, तो फिर वही लोग जो है वो ज्यादा पैसे करके खरीद लेते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यदि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए, जैसे कारक सेवाओं के भुगतान में बढ़ोतरी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, टैक्स दर में बढ़ोतरी आदि, तब लागत जन्य मतलब या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन क्रिएट करने में अगर वो इंक्रीज हो जाए, मतलब उसकी क्या करें, फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। जैसे कि आप कच्चे माल उसमें यूज होता है, कैपिटल जो लगती है आपकी पूंजी जो लगती है, लेबर आपकी महंगी हो जाए। ठीक है, टैक्स आपके लग जाए ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद देखिए कारण क्या है, मजदूरी दर में वृद्धि, कर दर में वृद्धि, ये कर आएगा, ये कर लेना आप। ठीक है, ये कर दर में वृद्धि, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीमेंट, राइट। उसके बाद देखिए डिफ्लेशन आपका आ गया।
डिफ्लेशन जस्ट इसका उल्टा हो गया। किसी इकोनॉमी में किसी विशेष समयावधि में वस्तु व सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट हो जाए। अब इसमें ये नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि 10 रुपए का एक पेन मिलता था, अभी क्या मिल रहा है, वही पेन 8 रुपए में मिल रहा है। नो, दिस इज वी कैन नॉट से दैट दिस इज द डिफ्लेशन। एक्चुअल में अगर मैं इसका मतलब समझूं तो इसका मतलब यही होता है कि अभी 10 रुपए में आप काफी सारे पेन खरीद पा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी एमपी में आपने देखा होगा कि जो टमाटर हैं वो पूरे ट्रैली की ट्रैली भर के जो है वो सड़कों पर घेर दिए थे और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए थे। तो इसका मतलब क्या था भाई, पहले जो टमाटर 20 रुपए किलो था, अभी क्या हो रहा है 20 रुपए में आपके 15-15 किलो मिल रहे हैं टमाटर। तो वो चीज हम कह सकते हैं डिफ्लेशन के अंदर आता है। नोट की वो 15 रुपए किलो आपका 20 से 15 रुपए किलो हो गया तो वो महंगाई कम होगी। नो, दैट इज नॉट कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब सेम प्राइस में बल्क में वो क्वांटिटी आप अगर खरीद पाए। हाउ टू नो? वही प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं हम उस वस्तु की कीमत को। कारण क्या है? वही, अगर सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड हमारी रही ही ना, टैक्स रेट अगर बहुत ज्यादा कम कर दे सरकार, फिर क्या करेंगे लोग? टैक्स रेट कम होंगे तो हम कह सकते हैं डिफ्लेशन। टैक्स रेट में अगर सरकार जो है वो कमी कर दे। यदि उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता का स्तर बहुत ज्यादा हो, अगर कंपटीशन ज्यादा हो, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के प्राइस जो है वो इतने बढ़ेंगे नहीं। जैसे सबसे अच्छा ही मैं एग्जांपल बताऊं, जियो एंड एयरटेल टेलीकॉम कंपनी, ये 2016 की मैं बात कर रहा हूं, तब ये जियो मार्केट में आया था। और उस टाइम पे क्या होता था, इंटरनेट और कॉलिंग चार्जेस जो थे वो आपके प्राइजेस उसके बहुत ज्यादा थे। तो कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे परेशान थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जियो मार्केट में आया, फ्री करा उसने 3-4 महीने, और उसके बाद बहुत ही कम प्राइस जो है वो इसने रखा और अनलिमिटेड कॉल कर दी। आपको सब पता है। तो फिर क्या हो रहा, बाकी कंपनियां भी अपने आप को मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए उनको भी उतरना पड़ा, तो उनको भी अपने प्राइसेस क्या करने पड़े, कम करने पड़े, राइट। तो आगे देखिएगा, टैक्स अवकाश मतलब कर अवकाश मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए क्या करता है कि टैक्स फ्री कर देता है, एक भाई इस दिन टैक्स नहीं लगेगा। आगे हम इसको मेजर कैसे करते हैं? सभी लोग अपने अपने तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का अपना तरीका है। वो क्या है? वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर। इसमें आपके 3 हो गए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, जैसा लिखा है वैसा एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। होलसेल नाम से पता चल रहा है थोक, मतलब विभिन्न संस्थानों द्वारा बड़े स्तर पर अगर जो बिक्री है वो की जाती है, क्रय की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की माप को ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है। होलसेल के बीच में ही प्राइस का बढ़ना, ठीक है, वस्तुओं को शामिल होता है इसमें। प्राइजेस जो गुड्स के होते हैं वो शामिल होते हैं, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने एक पेन का प्रोडक्शन किया है, जिसको वो सारे अपने खर्चे लगा के, जितने उसकी फैक्टर कॉस्ट है प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अपना खुद का मुनाफा है, मतलब उसका जो मार्केट प्राइस है बेसिकली वो 5 रुपये रख दिया। एमआरपी जो भी उसका है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपीज रख दिया उसने। उसकी जो मार्केट प्राइस है, एमपी है, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक होलसेलर ने उससे खरीदा जो कि सेंटर का था, वो 6 रुपये उसका प्राइस रखता है, जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन है मुनाफा लगा के जो उसको पड़ा होगा। उसके बाद ये जो होलसेल है ना, आगे इसको स्टेट होलसेलर जो होंगे उसको दिया, उसने भाई 8 रुपये लगा दिया अगेन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएगा। अभी ये जो पेन है ना बेसिकली फैक्ट्री में जो बना है, ये भाई अलग अलग होलसेलर होंगे ना भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचेगा ना, बिल्कुल ये छोटे लेवलों तक पहुंचेगा। पेन तो सभी चलाएंगे ना, अगर एक गांव में रहने वाला बंदा है वो भी पेन यूज करेगा, तो वहां तक भी चीज पहुंचनी चाहिए ना। तो वहां तक जब चीज पहुंचती है ना तो ये महंगा हो जाता है। आपने कोई भी देखी होगी चीज भाई, जैसे दिल्ली में अगर आप कहो ना, जैसे कोई फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री है कपड़ों की फैक्ट्री है भाई, साड़ी की फैक्ट्री है, दिल्ली की है भाई, वो दिल्ली उसका प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली की मार्केट में आपका जा रहा है। अब ये जब आप दिल्ली की मार्केट में उस कपड़ों को खरीदोगे ना तो आपको तो सस्ता पड़ेगा ही, लेकिन आप दिल्ली के अलावा दूसरी अगर जगह पे खरीदते हो, आप राजस्थान में अगर वही सेम चीज जा रही है, आप ये देखो, आप उसको हरियाणा में खरीद रहे हो, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में आप खरीद रहे हो, या फिर आप एक लोकल अपनी शॉप पे खरीद रहे हो, आप कहोगे कि भाई दिल्ली से आया सामान, तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो इसी के बीच में ये जो होलसेल के बीच में ही ये जो प्राइस का बढ़ना होता है, ये आपका होलसेल प्राइस
इंडेक्स के अंदर आता है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। अब मेन क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है वो है कि इसको पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका बेस ईयर होता है 2011 से 12। कंपोनेंट्स जो चीज़ें मतलब इसके अंदर कवर होती हैं, किन आइटम्स की बात कर रहे हैं। अभी करंटली मैं कहूँ तो डायनेमिक डाटा होता है, ये यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये डायनेमिक डाटा होता है, मतलब चेंज होता है। अभी करंटली 697 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। प्राइमरी आर्टिकल होता है, फ्यूल एंड पावर होता है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है। ये तीन आपको याद रखने हैं, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है, इनका जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का ही रहता है। ये कब जारी होता है, हर वीकली इसकी जो रेट्स हैं वो जारी हो जाती हैं। ठीक है, जारी हो जाती हैं। ये जो आपका परसेंटेज आप देख रहे हो ये हर वीकली जो है वो जारी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ इंडेक्स मेजरिंग द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट इज परचेज्ड बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें आपका अर्बन और रूरल दोनों का डाटा कंबाइन होता है। जारी कौन करता है, सीएसओ इसको जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि किस मिनिस्ट्री में आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। कब जारी होता है, प्रत्येक माह जारी होता है। बेस ईयर क्या होता है इसका, 2012। कंपोनेंट देखिए आगे इसके रूरल एंड अर्बन में, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड होती हैं, ये याद रखिएगा। 448 रूरल में है और अर्बन में 460 है। अलग अलग होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फॉर द रूरल लेबरर्स एंड फॉर द एग्रीकल्चर लेबर्स। तो अलग अलग होते हैं, ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन थिंग इस कि इसका बेस ईयर आपको करना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसमें दोनों कंबाइन होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, रूरल और अर्बन दोनों कंबाइन होता है। सीरियल एंड प्रोडक्ट्स में इसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, कितनी है, लगभग 34.16% है। फ्रूट्स में हो गया, इसमें शुगर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ऑयल है, एग मीट, सभी इसके अंदर ये आती हैं चीजें। उसके बाद देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी इकोनॉमिक के विभिन्न उद्योग समूह जो है उसमें हुई जो उनमें जो इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। 8 सेक्टर, इसमें 8 उद्योग लिए जाते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। पब्लिश कौन करता है, सीएसओ ही करता है। जारी कब होता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी मंथ ये जारी होता है। एंड बेस ईयर क्या है, 2011 से 12। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये मैं 2020 की बता रहा हूँ, डायनेमिक डाटा है पूरा। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इनमें जब प्रोडक्शन में प्राइसेस देखे जाते हैं, जो हाइक होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, वो सब चीजें हम इसमें चेक करते हैं, तो वो आपका इसमें होता है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में आपका सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज देखा गया है, परफॉर्मेंस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री। तो मतलब विभिन्न जो आपके ये 8 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो करते हैं, इसमें समृद्धि जो होती है दरों को ये रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। हाइपरफ्लेशन, in this the rate of inflation is very high which can destroy the whole economy of the country. stagflation बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या समफ्लेशन। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। रिसेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज करेगा, प्राइसेस आपके इन्फ्लेशन की वजह से हाइक करेंगे। तो बेसिकली रीजन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई अगर आपकी कम हो जाए, सप्लाई कम करोगे तो चीजें कम बनेंगी, आउटपुट कम होगी, चीजें कम बनेंगी, एम्प्लॉयज वो बाहर एम्प्लॉयज ज्यादा हायर नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगी और चीजों के प्राइस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि आपकी सप्लाई कम है तो आपको पता है डिमांड ज्यादा है तो प्राइस हाइक होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं 1970 की बात करता हूँ। उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग व्हेन वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस वर इंक्रीजेस, सऊदी अरेबिया जो है उसने अपने ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो उससे क्या हुआ, बेसिकली एक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, किसमें, स्पेशली इन डेवलप कंट्रीज में। तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने का इम्पैक्ट सीधा क्या पड़ा, इंडस्ट्री पे पड़ा। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनें हैं वो बेसिकली ऑयल पे डिपेंड करती है, मशीनें ऑयल से चलती हैं। तो ये ऑयल जब महंगा होगा तो मशीन पे इफेक्ट पड़ेगा, मशीन कम यूज होंगी, वर्कर्स को निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, प्राइसेस आपके हाइक करेंगे। इस सिचुएशन से निपटना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती और नई जॉब्स क्रिएट नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। इसका मैं ग्राफ अगर कहूँ तो बेसिकली ये ग्राफ है इसका, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस लेवल है और ये आपका एम्प्लॉयमेंट है। सो अगर आप देखते हो ये एम्प्लॉयमेंट अभी n है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हो, बेसिकली आप नौकरियां कम दे रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिमांड कब है आपकी, ये वाली जो है वो आपकी डिमांड कब है। तो
तो यहाँ पे आपका प्राइस पहुंच गया, यानी प्राइस हाइक हो रहे हैं। अगेन आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम कर रहे हो, अगेन वो प्राइसेस क्या हो रहे हैं आपके जो है वो राइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ हो गया। अगर सपोज करो मैं क्या करता हूँ, डिमांड को बढ़ा देता हूँ, स्टैगफ्लेशन की जो कंडीशन है इससे निपटना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में मतलब इसमें ना मतलब कंपनी को जो अपने वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जो है वो उसमें बढ़ोतरी नहीं करनी, उसमें घटोतरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्टैगफ्लेशन कंडीशन के लिए आई होप ये पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।